बच्चों हम पढ़ रहे थे कल स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ में क्या होता है कि जब भी आप किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आपको कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, जो भी डैमेज हुआ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। तो कल हमने टॉपिक्स पे देखा था कब आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकवर कर सकते हो, कब आप अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी रिकवर कर सकते हो। फिर हमने देखा था ऐसे कौन से स्पेसिफिकली एक्ट्स हैं जो आप एनफोर्स करा सकते हो और कौन से आप नहीं करा सकते। फिर हमने देखा था कौन कौन सी पार्टीज करा सकती है एनफोर्स और किसके अगेंस्ट करा सकती है एनफोर्स। ठीक है, उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक था लास्ट, इंजंक्शन। ठीक है, इंजंक्शन हमने देखा था कि जब हम किसी चीज को प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये एक प्रिवेंटिव रिलीफ है। जब हम सामने वाले को बोल रहे हैं इसको रोको तो हमें रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो कोर्ट से हम बोलते हैं कि या तो टेम्पररी इंजंक्शन या फिर परपेचुअल इंजंक्शन के लिए हम अपील कर रहे हैं। ठीक है, injunction, preventive relief is granted at the discretion of the court by way of injunction. Injunction is a specific order of the court forbidding the commission of wrong threatened or continuance of a wrongful course of action already begin. तो बेसिकली क्या है, वो आपको रोक रहा है कोई रॉन्गफुल थ्रेटनिंग के लिए या फिर ऐसा कोई रॉन्गफुल एक्ट जो चालू हो चुका है, तो उसको हम कंट्रोल करने के लिए, उसके कंटिन्यूंस होने के लिए हम उसको रोक रहे हैं कि आगे ये चीज फॉलो ना हो। इन सम केसेस इट इज कॉल्ड मैंडेटरी इंजंक्शन, जब आप उसको हमेशा के लिए, जब आप उसको मैंडेटरीली रुकवाना चाहते हो। कमांडिंग एक्टिव रेस्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्मर स्टेट ऑफ थिंग्स, मतलब कि आपको उस चीज को रोकना है। ठीक है, अब इंजंक्शन अ जुडिशियल प्रोसेस वेयर अ पार्टी इज ऑर्डर टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग और टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट और थिंग। ठीक है, किसी ना किसी को कोई ना कोई एक्ट के लिए आप रोक रहे हो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंजंक्शन के, जुडिशियल प्रोसेस है, ऑब्जेक्ट है कि रिस्ट्रेन या प्रिवेंट करना। ठीक है, और फिर द एक्ट रिस्ट्रेन्ड और प्रिवेंटेड इज अ रॉन्गफुल एक्ट। द इंजंक्शन एक्ट्स आर ऑपरेट्स ऑलवेज इन पर्सोनम। If the wrongful act has already taken place, the injunction prevents its repetition. It is merely threatened that the threat is prevented of from being executed. ये injunction का basic meaning है, ये तुमसे नहीं पूछा। injunction मतलब तुम समझ रहे हो एक judicial process, एक judicial order जिससे किसी person को आप रोक रहे हो, तो अपने आप को प्रिवेंट करा रहे हो या उस एक्ट को प्रिवेंट करा रहे हो और या फिर रिफ्रेन करा रहे हो। हम देखते हैं टेम्पररी और परपेचुअल इंजंक्शन क्या होता है। टेम्पररी इंजंक्शन होता है आर सच आर टू कंटिन्यू अंटिल अ स्पेसिफिक टाइम और अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, मतलब इंजंक्शन तब तक जब तक हम आपको इस चीज का ऑर्डर नहीं दे देते कि आप ये चीज कर सकते हो। दे मे बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ अ सूट आर रेगुलेटेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। बहुत सिंपल एग्जांपल, एक फैक्ट्री है, ठीक है, वहां पे ऐसे काम होता है जैसे कि गन फैक्ट्रीज होती हैं या क्या, तो उसके धुएं से बाजू वाली फैक्ट्री को अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब जब भी बाजू वाली फैक्ट्री थी ऑलरेडी वहां पे गन फैक्ट्री आई, गन फैक्ट्री के साथ उसने बोला होगा कि भाई हमें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए तुम्हारे यहाँ न्यूसेंस से, उसने बोला ओके। अभी उसके जो धुएं से, उसके जो गन फैक्ट्री से डर्ट निकल रहा है, उससे बाजू वाली फैक्ट्री के पूरे जो भी प्रोडक्शन है उसका खाने का होगा या क्या, वो अफेक्ट हो रहा है। तो अब टू चेक कि हमें ये एक्चुअली में इसकी तरफ से हो रहा है कि उसके खुद के प्रोडक्ट्स में कोई डिफॉल्ट है, तब तक के लिए आप उसको क्या बोलोगे, टेम्पररी इंजंक्शन लगो। हम चेक कर लें कि आप ही के धुएं से, आप ही के डर्ट से सामने वाले के प्रोडक्ट्स अफेक्ट हो रहे हैं कि उनके खुद के प्रोडक्शन में कोई फॉल्ट है या उन्हीं के खुद के कोई भी मटेरियल में कोई फॉल्ट है। तो तब तक के लिए आप क्या लगवा रहे हो उसके अंदर, टेम्पररी इंजंक्शन की प्लीज इसे रोको, इससे मेरा माल अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब परपेचुअल इंजंक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज डिक्रीड टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टिव ड्यूटी। अब आपने क्या बोला है, ऑर्डर दिया है कि एक परफॉर्मेंस को हमें रोकना है। while injunction is decreed to prevent the violation of a negative duty। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में कोई एक ड्यूटी को आप करवाने की बात कर रहे हो, इंजंक्शन में आप प्रिवेंट कराने की बात कर रहे हो। ठीक है, कोई भी वॉयलेशन अगर हो रहा है तो नॉर्मली द फॉर्मर डील्स विद कॉन्ट्रैक्ट while the later with torts and other subjects to equitable नेचर। फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, कोई ना कोई रॉन्गफुल डैमेज आपको हो रहा है तो आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे तो यही स्पेसिफिक एक्ट चाहिए। और लेटर वाले में मतलब जो सेकंड लाइन लिखी थी फॉर इंजंक्शन, उसमें वो बोल रहे हैं कि यार आप ना हमें, जो आप हमारे साथ ये कर रहे हो टॉट और इक्विटेबल नेचर का जो भी डिफॉल्ट कर रहे हो वो हमें नहीं चाहिए। एक होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, हमने जब ऊपर पॉइंट्स पढ़े थे मैंने स्पेसिफिकली बता दी थी ये स्पेसिफिक रिलीफ है और लास्ट वाला प्रिवेंटिव रिलीफ है। ठीक है, प्रिवेंटिव रिलीफ में क्या हो रहा है, रॉन्गफुल एक्ट
थ्रेट, इसी को वो शॉर्ट में बोल रहे हैं टॉट, ठीक है। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में होता है कॉन्ट्रैक्ट, और उसका ब्रीच, उसमें आपको डैमेज। तब आप बोलते हो कि मुझे इस डैमेज का कॉम्पनसेशन चाहिए। कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, हमको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पार्ट कर सकते हो तो बाकी का कॉम्पनसेशन दे दो। इसमें आप क्लियरली बोलते हो हमें कुछ नहीं चाहिए, इसको बस रोको, ठीक है। If a contract is positive in its nature, it's called the relief for specific performance. On the other hand, it is negative in nature, it is called relief of injunction. अगर पॉजिटिव है तो बस आप परफॉर्म कर दो, नेगेटिव है तो प्लीज कुछ भी मत करो, ठीक है। The principle governing the award of injunction as a mode of enforcement of contract is similar to that specific performance. कहीं ना कहीं ये दोनों एक चीज सिमिलर है, क्योंकि आप किसी को, हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट में टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो उसमें आप बोल रहे टू डू समथिंग, इसमें आप एब्सटेन फ्रॉम डूइंग बोल रहे, तो कहीं ना कहीं इसमें कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एसेंशियल्स इंक्लूड होते हैं। This is clearly borne out to section 38, ठीक है। The enforcement of a contract is governed by both specific relief and injunction. The jurisdiction of equity to grant such injunction is substantially coexistence with its jurisdiction to compel the specific performance, but still their fields of operation are separate from each other. अभी जो perpetual injunction था वो सिर्फ यहां तक था, ठीक है। अभी यहाँ पे वो क्या समझा रहे हैं आपको, इंजंक्शन क्या है, और बेसिकली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और स्पेसिफिक रिलीफ, जो आप प्रिवेंटिव रिलीफ मांग रहे हो उसको कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट कर सकते हो। तो जो भी आपका जुरिस्डिक्शन है, मतलब जो कोर्ट आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डील कर रहा है, यानी सिविल कोर्ट, सिविल सूट्स, वही आपका क्या डील करेगा, रिलीफ वाला पार्ट भी। But their fields of operation are separate from each other. While a promise to enforce a specific performance, a promise to forbear is enforced by injunction. जब आप बोल रहे हो कि एक प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं ये चीज करूंगा, जब उसने फैक्ट्री खोली थी उसने क्लियरली बोला था आपको इससे डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो उल्टी बात हुई थी ना, नेगेटिव बात हुई थी कि मेरे ये काम करने से आपको कुछ नहीं होगा, तभी आप उसके लिए उसके अगेंस्ट इंजंक्शन लगा रहे हो। तो उसने प्रॉमिस क्या किया था, मैं ये काम नहीं करूंगा, आपको 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 कोई भी अफेक्ट मेरी फैक्ट्री से नहीं होगा। और अगर कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करते हो, तो आप क्या बात करते हो, मैं तुमको ये गुड्स बेच दूंगा, इसका मैं प्राइस तुमको दे दूंगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है कि एक पर्सन बोल रहा है मैं ऐसे आपको ऐसे काम नहीं करूंगा जिससे आपको डिफॉल्ट या अफेक्ट कुछ भी हो। Further provides that contract will not affirmatively enforce a decree of specific performance will not be negatively enforced by issuing an injunction. जब specific performance की बात आती है तब injunction की बात नहीं आ रही, क्योंकि उसमें आप कहीं भी किसी को refrain नहीं कर रहे हो। The only exception to rule is found in section 42 कि कब आप किसी को injunction नहीं लगा सकते। एक बार मैं ऐसे समझा देती हूँ। एक होता है specific performance, एक होता है injunction। दोनों में कॉन्ट्रैक्ट की बातें होती हैं, ठीक है। इसमें आप बोलते हो परफॉर्म करो जो आपने प्रॉमिस किया है, ठीक है। इसमें आप बोलते हो नो परफॉर्मेंस, जो आपने प्रॉमिस किया है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ठीक है। इसमें आप कोर्ट से डिक्री लेते हो परफॉर्म करवा के दो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। इसमें आप कोर्ट से बोलते हो प्लीज ये परफॉर्मेंस रुकवा दो, तो आपको रिलीफ चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसमें कोर्ट आपको बोलता है कि ठीक है इस चीज का कॉम्पनसेशन ले लो और बाकी का परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लो, या पूरा परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लो, या पूरा कॉम्पनसेशन एक्सेप्ट कर लो। तो इसमें आ गया कॉम्पनसेशन, परफॉर्मेंस, या फिर मिक्स बोथ, ठीक है। इसमें आ गया कुछ नहीं, टेम्पररी इंजंक्शन जब तक आप चेक कर सको, परमानेंट नहीं परपेचुअल, और एक आता है मैंडेटरी, जो अब हम नीचे देखेंगे, जहां पे बहुत जरूरी है किसी को इंजंक्शन लगाना। टेम्पररी क्या हो गया, कुछ टाइम के लिए, तब तक हम चेक कर सके। परपेचुअल में प्रूफ हो गया कि वो पर्सन गलत कर रहा है, हम बहुत अफेक्ट हो रही है हमारी फैक्ट्री, हमारे प्रोडक्ट्स, तो उसको परपेचुअली हमेशा के लिए फैक्ट्री को बंद करा दिया। एक होता है मैंडेटरी कि राइट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको रोक ले, ठीक है। वो कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए जब बहुत जरूरी हो जाता है तब आप वो इंजेक्शन लगा देते हो। अब हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस दिया है जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन का। परपेचुअल इंजंक्शन कब ग्रांट होता है, ठीक है,
When the defendant invades or threatens to invade the plaintiff right or enjoyment of property, the court may grant perpetual invade यानी जब आप उसके ये जो भी उसका राइट ऑफ एंजॉयमेंट है, यानी वो अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा था, वो कहीं ना कहीं धुंधला हो रहा है, ठीक है, वो आप वेड कर रहे हो, उसका उसका एंजॉयमेंट अफेक्ट करो, उसके राइट्स को अफेक्ट करो, तो तब आपको क्या बोल देगा वो, परपेचुअल इंजंक्शन। वेयर द डिफेंडेंट इज अ ट्रस्टी ऑफ अ प्रॉपर्टी और फॉर द प्लेंटिफ। अभी क्या हुआ, जिसने कोर्ट में केस फाइल किया है कि इसको रोको, उसी की प्रॉपर्टी कौन हैंडल कर रहा है, ट्रस्टी, ठीक है, तो आप उसको रोक सकते हो। व्हेन द डिफेंडेंट इज अ ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर प्लेंटिफ, प्रॉपर्टी किसकी है, प्लेंटिफ की, हरकत कौन कर रहा है वहां पे, ट्रस्टी कर रहा है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये मैंने ट्रस्ट पे दी है, ठीक है, ये समझो टेम्पल है, टेम्पल है, ठीक है, ये ए का टेम्पल है, इसने क्या किया, बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम यहाँ पे ट्रस्टी बन जाओ। अब ये ट्रस्टी क्या कर रहा है, इस टेम्पल पे जितने भी पैसे लोग डाल के जा रहे हैं, ठीक है, श्रद्धा के पैसे, उससे वो क्या कर रहा है कि वो पैसे वो धीरे धीरे निकालता जा रहा है, तो बाद में पकड़ा गया, ठीक है। अब ये चीज रोज हो रही है, आप रोक भी नहीं पा रहे हो उसको, तो आपने क्या मांगा है अभी, टेम्पररी इंजंक्शन मांगा है कि यार इस चीज को रोको, या फिर वो अफेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं मन टेम्पल में जो हमने उनको ज्वेलरीज पहनाई है, जैसे हम पहना रहे हैं वहां से वो निकाल दे रहे हैं, तो उस टाइम हो सकता है, ये उतना पुराना एक्ट है, उस टाइम हो सकता है आपने कैमराज नहीं लगा पाए, ठीक है, आपने बस पता कर लिया है कि वो ही ये काम कर रहा है, तो आपको उसको रोकना है। या फिर जितने लोग वहां पे आ रहे हैं, पुजारी लोग, उनको कुछ ऐसे ऐसी चीजें वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो जो चीज प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, वहां पे वो वैसा टाइप का बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो टेम्पल्स में ये सब नहीं होना चाहिए, आपको कैसे ना कैसे ट्रस्टी को रोकना है, तो आप ट्रस्टी के अगेंस्ट परपेचुअल इंजंक्शन का कोर्ट में केस फाइल करोगे, और आप बीइंग प्लेंटिव आप उसको रोक सकते हो। तो यहाँ पे ये पर्सन है डिफेंडेंट, जो अपने आप को रोक रहा है कि नहीं सर, मैंने ना वहां से पैसे चुराया, ना मैं कोई यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, ना मैं ज्वेलरी चुरा रहा हूँ, मैं ऐसे कोई काम नहीं कर रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, टेम्पल के लोग अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, टेम्पल के लोग, क्योंकि वो लोग पैसे डाल रहे हैं, वो जिस टेम्पल के पर्पज से जा रहा था वहां पे वो पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो पूरा पैसा टेम्पल पे ही लगता है, या फिर कहीं ना कहीं डोनेशन में। तो अब जो ओनर है वो ना डोनेट कर पा रहा है, ना टेम्पल पे इन्वेस्ट कर पा रहा है, क्योंकि वो पैसा है ही नहीं अब, तो इसको रोकना बहुत जरूरी है। Where there exists no standard for asserting the actual damage caused or likely to be caused by the invasion, आपके ऐसे काम करने से, आपके wrongful threatening करने से हमें पता ही नहीं चल रहा एक्चुअल डैमेज कितना हुआ है, ठीक है। तो अब जब आपको नहीं समझ आ रहा कि एक्चुअल डैमेज क्या हुआ है, आपके पास उसके लिए वैसे भी कॉम्पनसेशन नहीं है। सपोज ए के पास प्रॉपर्टी है, ए के पास एक मस्त सी कार है, ठीक है, ठीक है, अब ए के पास कार है, ए रोज अपनी कार में ऑफिस जाता है, ठीक है, जहां जहां जाना है। अब बी ने क्या किया, इसको थ्रेटनिंग चालू कर दी कि तुम मुझे ये कार बेच दो, कितने में बेचोगे, 10 लाख रुपीज में, ठीक है। अब ए को तो बेचनी नहीं है, ए को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, आप जबरदस्ती उससे क्या करो, उसे थ्रेटिंग करो कि अगर तुम ये कार नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हारी कार तोड़ दूंगा, तुम्हें ऑफिस जाने नहीं पहुंचने दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे फैमिली को अफेक्ट कर दूंगा, आप क्या करो, उसके साथ टॉट कर रहे हो, ठीक है, आप उसके साथ एक सिविल रॉन्ग करो। अब इसको जो डर हो रहा है, जो इसके अंदर फियर आ रहा है टुवर्ड्स हिज कार, हिज गोइंग टू ऑफिस, या उसकी लाइफ को जो दाव पे लगी हुई है, उसका क्या हम डैमेज क्लेम कर सकते हैं क्या, कि कितना अमाउंट का इसको डर है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फियर को। इसने कोर्ट में बोला है कि भाई मुझे इस पर्सन को रोको, मुझे बहुत थ्रेटनिंग हो रही है इस पर्सन से, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट परपेचुअल इंजंक्शन आएगा कि तुम रुक जाओ, तुम ये सब काम मत करो, ठीक है, उसके साथ ऐसे रॉन्गफुल एक्ट्स मत करो उस प्रॉपर्टी को लेके। ये जो इसको फियर है वो हम एक्चुअल डैमेज नहीं डिसाइड कर सकते, तो इसको परमानेंटली रोकना बहुत जरूरी है, ठीक है। सिविल में जेल वगैरह नहीं होती है, ठीक है, तो आप किस तरीके से उसको रोक रहे हो कि सामने वाले को उतना डैमेज पे कर दो, या फिर जैसे भी उसको जो भी ऑर्डर कोर्ट देगी इस पर्सन को रोकने के लिए, वो उस ऑर्डर को उसे मानना पड़ेगा। Where the invasion is such that the compensation money would not afford the adequate relief, अब जब हम रिलीफ का मनी निकाल सकते हैं, जैसे किसी का फार्म है, ठीक है, किसी का फार्म है, यहाँ उसने फ्रूट्स लगाए, ठीक है, खूब सारे फ्रूट्स। अभी क्या हुआ, इसने इतने सारे फ्रूट्स लगाए, फ्रूट्स जब आ जाएंगे सीजनल तभी मार्केट में बेचने जाएगा, ठीक है, तब उस टाइम पे मार्केट रेट फ्रूट्स का क्या है नहीं पता, क्योंकि डिमांड हमें आज की डेट से नहीं पता है कि ये वाले फ्रूट्स की डिमांड क्या आएगी। सामने वाले ने अपना एक और फार्म लगाया, उसने यहाँ पे ऐसे पेस्टिसाइड्स डाले कि वो उसके कीड़े यहाँ पे भी उसको अफेक्ट करके उसके सारे फ्रूट्स
डिस्ट्रॉय हो गए, और सामने क्या है, सीजन आ रहा है, वो फिर लगाने जा रहा है तो फिर डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। तो इसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका सीजन आने वाला है, उसका घर इन्हीं पैसों से चलता है, ठीक है। इसने कोर्ट में केस किया कि इसने इसको मना किया होगा, ये नहीं मान रहा है, इसने कोर्ट में केस फाइल किया, सपोज ये ए है और ये बी है, तो ए ने बी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया कि इस पर्सन को रोको, मेरे सीजनल फ्रूट्स खराब हो रहा है इसके पेस्टिसाइड से। कोर्ट क्या करेगा, इसके अगेंस्ट परपेचुअल इंजंक्शन लगाएगा। अभी उसको क्यों रोकेगा, क्योंकि अभी उसका सीजन आने वाला है। तुम उसको कॉम्पनसेशन पे भी कर दोगे तो उसको रिलीफ नहीं होगा, क्योंकि वो उसके फ्रूट्स तो नहीं बिके, उसके ऊपर सर पे ऑलरेडी ऑर्डर होंगे फ्रूट के, जहां उसको ये डिलीवर करने हैं। तो तुम्हारे डैमेज पे करने से उसको कुछ नहीं होगा, तुम रुक जाओ, वो अभी कुछ मंथ्स में अगर उगा सकता है तो वो उगा के वहां पे पहुंचा देगा, ठीक है। तो इसको रोकना बहुत जरूरी है। Last step, the injunction is necessary to prevent a multiplicity of judicial proceedings, ताकि बार बार आप इस चीज का हमारे पास केस नहीं लेके आओ, इसलिए प्लीज तुम रुक जाओ, ठीक है। कहीं बिजनेस डील्स होती हैं तो बार बार कोई उसको परेशान कर रहा है उसमें कि नहीं मुझसे ही डील करो, फिर उसको परेशान कर रहा है, फिर उसको परेशान, तो टेम्पररी इंजंक्शन इस चीज का सोल्यूशन नहीं है, परपेचुअल इंजंक्शन इस चीज का सोल्यूशन है। क्योंकि बार बार तुम कोर्ट में एप्लीकेशन लेके मत आओ कि यार सर फिर परेशान कर रहा है, सर फिर से परेशान कर रहा है, इसलिए ऐसा इंजंक्शन हमें लगाना है ताकि बार बार कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में तुम मत खड़े हो, ठीक है। तो हमने चार टाइप के, देखो तो हमने दो टाइप के इंजंक्शन पढ़े, एक टेम्पररी और परपेचुअल। टेम्पररी में हमने कुछ टाइम के लिए लगाया जब तक कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता। परपेचुअल में हमने उसे हमेशा के लिए उस रिलीफ से उसको उस रिलीफ दिला दिया, ठीक है। तो हमने कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव रिलीफ दिला दिए, तो उसमें कोर्ट ने ऑर्डर किया कि अब तुम ये काम नहीं कर सकते। हमने फिर चार पॉइंट्स ऐसे पढ़े हैं जिसमें कि हमने देखा है कि कब ये ग्रांट होती है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी परपेचुअल इंजंक्शन आएगा तो हमें थोड़ा डिफाइन करना है, जो ऊपर 3 लाइंस में दिया, और फिर ये चार पॉइंट्स। पहला है कि जब आप डिफेंडेंट एक ट्रस्टी है तब आप परपेचुअल इंजंक्शन लगा सकते हो। दूसरा है जब जितना डैमेज है वो आप एसर्टेन नहीं कर पा रहे हो। तीसरा है जब कॉम्पनसेशन पूरा एडिक्वेट रिलीफ में नहीं कवर हो पाएगा। और चौथा है मल्टीप्लिसिटी प्रोसीडिंग्स ना हो, इसलिए आप सामने वाले को रोक रहे हो, ठीक है। तो स्पेसिफिक रिलीफ के अगर हम क्वेश्चंस देखें, इसके बाद फिर मैंडेटरी इंजंक्शन है। where the inflation, इतना बड़ा एग्जाम्पल समझाया ना अमृति। जब भी जब भी कोई चीज कॉम्पनसेशन पे करने से अगर ये बोल देगा कि अरे मेरे वजह से इसके फ्रूट्स खराब हुए, मैं इसको ₹1,00,000 दे देता हूँ, वो बोलेगा मुझे तुम्हारे ₹1,00,000 से मतलब नहीं, मेरे फ्रूट्स अफेक्ट हो रहे हैं तुम्हारे इससे, तुम रुक जाओ, तुम जब जब उगाओगे तब तक मेरे फ्रूट्स अफेक्ट होंगे, तो मैं आगे अपना बिजनेस कैसे करूंगा। आज तो तुम मुझे इस अफेक्ट का ₹1,00,000 दे दोगे, पर मैं आगे बिजनेस कैसे करूंगा, क्योंकि तुमने भी यहाँ फार्म खरीद लिया है, तुम्हारे यहाँ जो भी तुम वेजिटेबल्स उगा रहे हो उसके पेस्टिसाइड से हम लीव्स उगा रहे हो, उसकी वजह से मेरे फ्रूट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो मैं बिजनेस कैसे करूंगा हमेशा के लिए। तो उसको रोकने के लिए उसने परपेचुअल इंजंक्शन के लिए कोर्ट में बोला, और कोर्ट ने हाँ ऑर्डर दिया कि सही बात है, वो आगे बिजनेस कैसे करेगा ना। फिर मैंडेटरी इंजंक्शन क्या होता है, is when to prevent the breach of an obligation. It is necessary to compel the performance of certain acts which the court is capable of enforcing. The court may in its discretion grant an injunction to prevent the breach of complained of, also to compel the performance of the requisite acts. बहुत सिंपली बस एक्सप्लेन किया कि कई बार कोर्ट को लगता है कि बहुत जरूरी है इधर पे ये चीज रोकना। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, कई बार पब्लिकली आप ऐसे काम करते हो कि आपको परपेचुअल इंजंक्शन लगाना ही पड़ता है। अब जैसे हुक्कास अलाउड नहीं है, ठीक है, कोर्ट ने बैन कर दिया, अब आप इसको सेंटर ऑफ द हाईवे के रोड में खोल के बैठ जाओगे तो कोर्ट को परपेचुअल मैंडेटरी इंजंक्शन उस टाइम पे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हाईवे में अगर आप ड्रंक एंड ड्राइव करके, क्योंकि हुक्के से भी आता है, उसमें भी निकोटिन होता है, तो अगर आपको वो चीज आपकी बॉडी को और आपके ड्राइव हाईवे पे आप ड्राइव करोगे तो आप कहीं ना कहीं भिड़ सकते हो, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो उधर पे मैंडेटरी इंजंक्शन लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए जब कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे ये चीज अफेक्ट कर रही है तो वो मैंडेटरी इंजंक्शंस लगा देते हैं, ठीक है। एक ये है इंजंक्शन इज व्हेन रिफ्यूज्ड। ये एक बार रीड कर लेना तुम लोग। कई बार क्या होता है कि इंजंक्शन कोर्ट मना कर देती है, ठीक है, एक बार रीड करो, क्योंकि हैं थोड़े उसमें वर्ड्स डिफिकल्ट जो तुमको नहीं समझ आए।
पहला पॉइंट समझ आया? क्या मतलब है? दो बार पढ़ो। क्या है पहले पॉइंट का मतलब, क्या है बच्चों? इंटरप्रिटेशन स्किल्स अपनी इंप्रूव करो केस फाइल करने के लिए। तो पहले वहां पे लिख दो केस फाइल करने से नहीं रोक सकते, तो उस चीज में इंजंक्शन नहीं लगाएगा कोर्ट। इसका मतलब है जैसे तुम्हें मेरे अगेंस्ट केस फाइल करना, उन्होंने पहले ही जाके इंजंक्शन के लिए कोर्ट में बोल दिया, तो कोर्ट यहाँ पे रिफ्यूज कर देगा मेरा इंजंक्शन, कि मैं ये इंजंक्शन क्यों दूं कि सामने वाला पर्सन मेरे पास केस लेके नहीं आए। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट है केस फाइल करने से रोकने के लिए आप अगर बोल रहे हो तो वहां पे इंजंक्शन विल नॉट बी ग्रांटेड। तो फर्स्ट पॉइंट में कैसे लिखा है? टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, मतलब किसी पर्सन को आप रोक रहे हो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट मत करो, तब वहां पे इंजंक्शन वो नहीं देगा। हमने इंजंक्शन में क्या देखा है? हम इंसान को रोक रहे हैं ये काम मत करो, तो पहला केस किसी को आप ये बोल के इंजंक्शन नहीं ले सकते कि वो आपके अगेंस्ट केस फाइल नहीं करे। चलो सेकंड पढ़ो। जहां पे आपने इंजंक्शन के लिए बोल दिया है, आपको मिल गया इंजंक्शन, तो अब उस पर्सन को दूसरे कोर्ट के लिए, कोई भी अनदर कोर्ट में आप उसको ये नहीं बोल सकते कि हम हमारे अगेंस्ट आप प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है कि आप ये काम मत करो, ये नहीं आता है कि आप कोई और कोर्ट में मत जाओ और इस चीज के लिए, इस चीज के अगेंस्ट, मेरे ऑर्डर के अगेंस्ट जाके आप आगे केस फाइल मत करो। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में लिख दो इन एनी अदर कोर्ट, ऊपर वाले जैसा ही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखना, किसी भी अथॉरिटी के पास आप जा सकते हो, लीगल अथॉरिटी के पास, तो आप अप्लाई किसी भी चीज, कोई रजिस्ट्रेशन कराना, उस चीज के लिए नहीं रोक सकते। अगर आज के आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप रेरा के पास जा सकते हो, हम आपको इस चीज का इंजंक्शन नहीं दिला सकते कि आप उस रेरा के पास नहीं जा सकते। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट देखो, अब क्रिमिनल मैटर स्टार्ट करने के लिए आप किसी को नहीं रोक सकते। किसी को अगर लग रहा है ये क्रिमिनल मैटर है, सिविल नहीं है, तो आप क्रिमिनल मैटर भी जाके स्टार्ट कर लो। तो वहां पे क्रिमिनल मैटर अंडरलाइन कर दो, लेजिस्लेटिव बॉडी अंडरलाइन कर दो। इतने समझ आ गए पॉइंट्स? चलो फिफ्थ पॉइंट, समझ आया? फिर से पढ़ो, दो पार्ट में डिवाइड करो उसको। देखो कैसे लिखा है, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच, सबसे पहले आप क्या रोक रहे हो कि कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं करे। आप बोल रहे हैं द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। अभी क्या हो रहा है, कई बार क्या होता है कि ऐसे कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है जो सामने वाला बोल देता है कि मुझे करना ही नहीं है परफॉर्म। हमने देखे ना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में कॉन्ट्रैक्ट करके बोल रहा है लैंड सेल कर दी, सेल एग्जीक्यूट कर दी, और आप बोल रहे हो मुझे करना ही नहीं है। उसको पहले से आप परफॉर्मेंस, उस ब्रीच को आप पहले से इंजंक्शन नहीं ले सकते कि इससे इंजंक्शन ले लो कि ये परफॉर्म नहीं करेगा आगे। ठीक है, देखो जैसे हमने सेल डीड वाला पढ़ा था। ठीक है, सेल डीड में क्या हो रहा था कि वो अंकल ने बेच दी थी प्रॉपर्टी, सेल डीड भी एग्जीक्यूट कर दी थी, और फिर बाद में बोलते हैं मुझे प्रॉपर्टी नहीं बेचनी। अब उसके लिए क्या हो रहा है कि वो बोल रहा है कि वो स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करेगा। इसके लिए आप पहले से, मतलब दो लोग हैं, एक अंकल थे जिनकी लैंड थी। ठीक है, लैंड उनने बेची थी बी को, मिस्टर बी को। ठीक है, मिस्टर बी से उन्होंने सेल डीड एग्जीक्यूट की। अरे यार मैं तो इसमें लिख ही नहीं पा, मिस्टर बी के साथ उन्होंने जब सेल डीड एग्जीक्यूट की ना, तो मिस्टर बी
यहाँ पे मिस्टर बी पहले से परपेचुअल इंजंक्शन या इंजंक्शन के लिए नहीं जाएंगे कि इसको रोको, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे। ठीक है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, ब्रीच होता है तो आप हमारे पास आओ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस में कवर होता है, ठीक है, उसमें आपको लग रहा है कि ये परफॉर्म नहीं करेगा, विच वुड नॉट बी परफॉर्म्ड, वुड लिखा है, ठीक है, हो सकता है कि सामने वाला परफॉर्म ना करे, ये बोलते हैं हमें परफॉर्म ही नहीं करना, उसका इंजंक्शन पहले से लेने के लिए मत आओ। आप पहले ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने दो, उसके बाद हमारे पास आके बात करो कि आपको रिलीव चाहिए कि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। अब जिसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने से मना कर दिया, ठीक है, उसका आप कॉम्पनसेशन ऊपर दिला रहे हो, तो आप वहीं जाओ, आप ये वाले सेक्शन में मत आओ कि मेरे को इंजंक्शन चाहिए। यहाँ कोर्ट बोल देगा इंजंक्शन नहीं है, तुमको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा ना, तुम कॉम्पनसेशन ले लो, या फिर जबरदस्ती उसको ऑर्डर देगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना। हाँ, जब सॉर्ट नहीं हुआ है कि मैटर एक्चुअली में है क्या, टू, फिर है टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस एन एक्ट विच इज नॉट रीजनेबली क्लियर दैट इट विल बी अ न्यूसेंस। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि उसके ऐसे काम करने से आपके फार्म अफेक्ट हो रहा है, आपको लग रहा है ऐसा, अभी क्लियर नहीं है कि उसी के पेस्टिसाइड से आपके फ्रूट्स खराब हो रहे हैं, इसका इंजंक्शन मैं ग्रांट नहीं करूंगा, पहले प्रूफ हो जाए, क्लियर हो जाए कि उसी के पेस्टिसाइड से हो रहा है, तो हम आपको ग्रांट कर देंगे। अब to prevent a continuing breach in which plaintiff has acquiesced। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि आप किसी को रोक रहे हो, कंटिन्यूइंग ब्रीच कर रहा है जिसमें कहीं ना कहीं किसी और पर्सन के बेनिफिट्स हो रहे हैं। एक मिनट, पेज नंबर बताना। टू प्रिवेंट अ कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच प्लेंटिफ को बेनिफिट्स हुए हैं। ठीक है, तो अब आप इस चीज का इंजंक्शन मांगने जा रहे हो जहां पे आपको ऑलरेडी बेनिफिट्स हो गए हैं पहले, अभी जैसे उसके पेस्टिसाइड उसने लगाए, ठीक है, तो आपके एक साइड के फ्रूट्स तो बहुत ज्यादा बड़े हो गए, ठीक है, अच्छे खासे कि मार्केट में कुछ आप बोल सकते हो कि अब्रॉड वाले फ्रूट्स हैं, और एक साइड के आपके फ्रूट्स खराब हो रहे हैं, तो आपकी सेल तो आधी हो रही है। ठीक है, तो आप क्या करने जा रहे हो, कोर्ट में बोल रहे हो इसको रोको, इससे मेरे फ्रूट्स खराब हो रहे हैं, और वहीं आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ है उस पेस्टिसाइड, क्योंकि पेस्टिसाइड डालने से बहुत सारी चीजें होती, ग्रो जल्दी होता है, ठीक है, आपका फ्रूट अच्छा दिखने लगता है, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट भी हुए हैं, और आप बोल रहे हो कि इस पर्सन को रोको। जहां तुमको एक्चुअली डैमेज हुआ है, जहां तुम्हारे साथ एक्चुअली टॉट हुआ है, तब हम मैं इंजंक्शन ग्रांट करूंगा ना। जिस चीज से तुमने भी बेनिफिट्स उठा लिए, अपने बड़े बड़े फ्रूट्स निकाल लिए, और फिर बोल रहे हो इसको इंजंक्शन लगा दो, तो वहां मैं इंजंक्शन आपको नहीं दूंगा। उसका मतलब है बेनिफिट्स। ठीक है, व्हेन इक्वली एफिशिएंट रिलीफ कैन सर्टेनली बी ऑब्टेन बाय एनी अदर यूजुअल मोड प्रोसीडिंग एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जब इंजंक्शन के अलावा भी कोई सोल्यूशन होगा आपको जिससे हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना हो, जिस पर्सन ने बोला था, प्रॉमिस प्रॉमिस किया था कि मैं ये काम नहीं करूंगा, उसका कोई इक्वली मोड दूसरा आपको अवेलेबल है, तो मैं इंजंक्शन नहीं, वो दूसरा मोड अफेक्ट करूंगा। जैसे वो बोल रहा है कि मैं अपना फार्म शिफ्ट कर लेता हूँ, तो मैं उसको रोकू क्यों, आपके लिए तो आपके फ्रूट्स तो हो रहे हैं ना, वो अपना फार्म शिफ्ट करने रेडी है, वो बोल रहा है मैं पेस्टिसाइड नहीं डालूंगा पर मुझे फार्मिंग करने दो, मैं उसके लिए ये इंजंक्शन क्यों लगाऊं कि तुम अब यहाँ फार्मिंग ही नहीं करोगे। ठीक है, तो अगर कोई उसका दूसरा मोड या सोल्यूशन मिल रहा है तो मैं इंजंक्शन ग्रांट नहीं करूंगा। इट वुड, अब ला एक ये देखो, एच ए,
if it would impede or delay the progress or completion of any infrastructure project or interfere with the continuing provision of relevant facility related thereto or servicing being subject matter of such project. अब कोई infrastructure project है उससे क्या हो रहा है, अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली चल रहा है, ठीक है, लेकिन उस पर्सन ने नीचे कुछ ऐसी पाइपलाइन लगाई रखी है जिससे आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा लीकेज हो रहा है, ठीक है, या आपके यहाँ का पानी बंद हो रहा है, तो आप बोल रहे हो भाई इसका पूरा काम रखवाओ, हमें तो परेशान कर रखा है, हमारे यहाँ पानी कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी कुछ होता है, तो अब मैं उसके वो पार्ट को रोकूंगा ना जिससे आपका पानी नहीं आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो मैं उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टी है उसमें डिले होगा अगर मैं पूरा बिजनेस उसका पूरे बिल्डिंग बनाने का कंस्ट्रक्शन का काम बंद करा दूंगा, तो मैं वो इंजंक्शन उसको नहीं दूंगा। वो जो आपको पानी का इशू आ रहा है ना, मैं उसके सोल्यूशन का आपको बता दूंगा कि यार आप नीचे है ना पाइपलाइन मत डालो क्योंकि बाजू वाली जो बिल्डिंग है उसको बहुत अफेक्ट हो रहा है, लेकिन मैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा इंजंक्शन नहीं करूंगा कि यहाँ पे बिल्डिंग ही नहीं बना सकते आप, हमेशा के लिए रुक जाओ, मैं ऐसा इंजंक्शन नहीं दूंगा, ठीक है। Where the conduct of plaintiff his agents has been such disentitle him to be the assistance of the court, जब खुद ही आप खराब हो, ठीक है। अब कैसे हो रहा है, जैसे प्लेंटिफ ने केस फाइल कर दिया कि मेरे ना फ्रूट्स खराब हो रहे हैं और इस पर्सन को रोक दो, तुम्हारे खुद के एजेंट्स वही वही पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, तो आप मेरे सामने क्या आए हो, आप पहले अपने घर में जाके देखो, आपके घर के लोग ऐसे हैं, आप हमको कह रहे हो कि हमको इस पर्सन से इंजंक्शन चाहिए, ये हमें अफेक्ट करे, ये अफेक्ट नहीं करे, आपके खुद के एजेंट्स आपको अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप खुद ही डिसेंटाइटल हो, जब आप खुद ही के अंदर आपके अंदर प्रॉब्लम्स है, तो आप पहले अपने घर में इंजंक्शन लगाओ फिर बाजू वाले के इंजंक्शन में बात करो, ठीक है। और फिर where the plaintiff has no personal interest in the matter, फ्री में आके हमारे पास इंजंक्शन मत मांगो, तुम अफेक्ट हो रहे हो तो आके मांगो, ठीक है, सबको समझ आ गए। तो जब कब इंजंक्शन इज कैन नॉट बी ग्रांटेड में पॉइंट्स है, जब आप किसी को रोको कि केस फाइल मत करो, दूसरा जब आप किसी को रोको कि कोई अदर कोर्ट में केस फाइल मत करो, अदर कोर्ट इसलिए बोल रहे हैं ताकि कोई भी छोटे कोर्ट में आपने इंजंक्शन लिए, अब आप उसको ये मत बोलो कि यार इसके आगे जाके हमारे अगेंस्ट केस फाइल मत करो, उसके बाद कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी के पास जाने के लिए आप किसी पर्सन को नहीं रोक सकते, उसके बाद कोई क्रिमिनल मैटर में जाना चाहता है तभी भी उसको जाने देगी कोर्ट। फिर है कि जब कोई न्यूसेंस है लेकिन एक्चुअली में क्लियर नहीं है क्या न्यूसेंस है कैसे आया है, तब हम इंजंक्शन नहीं देंगे। उसके बाद फिर है जब आपको कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है पर कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट्स आपको भी हुए हैं जो आप इंजंक्शन हमसे मांगने आए हो, तभी भी मैं इंजंक्शन नहीं दूंगा। उसके बाद फिर है जब आपने वेर इक्वली एफिशिएंट रिलीफ कैन बी सर्टेनली बी ऑप्टेन, हाँ अभी इसका जब दूसरा कोई मोड है जिससे आपको रिलीफ हो सकती है तो मैं इंजंक्शन नहीं दूंगा, आपको वो वाली रिलीफ प्रोवाइड कर दूंगा। जब किसी डिसीजन इंजंक्शन से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अफेक्ट हो रहा है जबकि वो प्रॉपर्टी आपको अफेक्ट नहीं कर रही है, उसकी कोई छोटी सी पार्ट है जो आपको अफेक्ट कर रही है, तो मैं वो उस पूरे प्रोजेक्ट में इंजंक्शन नहीं लगाऊंगा। लास्ट जब आपके खुद ही के एजेंट्स खराब है और हमसे आप इंजंक्शन मांगने आए हो, और उसके बाद जब आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें ये भी याद होना चाहिए। अभी रीड करने बोला था पर ऐसे तुम्हें पढ़ना है इसको, ठीक है। वाओ, चैप्टर खत्म होने की खुशी पसूरी। इसके बाद एक टॉपिक है इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव अग्रीमेंट, वो एक बार रीड कर लेना, ठीक है।